कल्याणी बहन, ये लो, रश्मि के नाम से रजिस्टर पोस्ट है। रश्मि के नाम से? हाँ। कहाँ से आई है? बाराबंकी सिविल कोर्ट से। सिविल कोर्ट से? रश्मि के नाम वहां से क्या भेजा है? खोल के पढ़ लीजिए ना, या रश्मि को ही फोन करके पूछ लीजिए अब क्या गुल खिलाया उसने। चलते हैं। माँ, इतने सारे सवाल पूछने के बजाय ये बताओ कि कोर्ट के नोटिस में लिखा क्या है? रश्मि, शायद तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना है। हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखा है। किसने भेजा है? अगर कोर्ट से नोटिस आया तो नाम तो लिखा ही होगा। इस पर किसी मनोज पाठक का नाम लिखा है। ठीक है, एक काम करो, विकास को बोलो कि वो उसकी फोटो खींच के भेज दे, हम देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो। लेकिन ये है किस बारे में? माँ, हमने कहा ना हम देख लेंगे, तुम बस विकास को बोलो कि वो फोटो खींच के हमें भेज दे। हमें देर हो रही है, हमें मीटिंग के लिए निकलना है। बाय माँ, बाय। रश्मि आज पक्का एक और क्लाइंट लेके आएगी एजेंसी के लिए, देख। हाँ, उसकी स्कर्ट की लेंथ और छोटी हो गई है। विकास, ये नोटिस पढ़कर कुछ समझे? चाचा जी, हमको बस इतना समझ आया है कि दीदी ने किसी मनोज पाठक से 5 लाख रुपए लिए हैं। भाई साहब, लेकिन इस नोटिस में लिखा क्या है? कल्याणी, तुम हमेशा ऐसे ही ना समझ रहे ना, और विकास तुम भी। रश्मि ने ये पैसे क्यों लिए, कुछ समझ में आया? नहीं चाचा जी। अरे तुम्हारा घर रश्मि ने इस आदमी को बेच दिया है, यही बालापुर वाला घर जिसमें तुम लोग रह रहे हो। और तो और उसने टोकन के पैसे भी लिए हैं, और अब रश्मि ना तो उसको पैसे वापस कर रही है, ना ही घर के कागजात। इसलिए मनोज पाठक ने बाराबंकी सिविल कोर्ट के अंदर रश्मि के खिलाफ केस दाखिल किया है। रश्मि ने हमारा घर बेच दिया? हमें बिना बताए दीदी ऐसे कैसे कर सकती हैं? तुम्हें और तुम्हारी माँ को कुछ पता भी है कि रश्मि वहां लखनऊ में बैठकर क्या क्या करती है? रश्मि पांडे क्या करती है, क्या नहीं करती है, और वो क्या कर सकती है, इतना उसका छोटा भाई और माँ तो क्या, शायद कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। रूपम बता रहे, इस रश्मि को तो सिर्फ 2 ही चीजें आती है, छोटे छोटे कपड़े पहनना और मर्दों को लुभाना। दैट्स इट। पर हर कोई ये जरूर जानता था कि रश्मि हर चीज अपनी मर्जी से और अपने मतलब के लिए ही करती थी। रूप, हम बता रहे, ये रश्मि बहुत ही चालू लड़की है। हमें तो लगता है ये काला जादू भी करती है। काला जादू? क्या बोल रही हो पायल? मतलब कुछ भी? और नहीं तो क्या, वो हमेशा हमसे हमारे क्लाइंट्स छीन लेती है। आखिर उसको पता कैसे चलता है हम कहाँ किस क्लाइंट को क्या ऑफर दे रहे हैं? हाय कपिल, मैं आई कम इन? रश्मि, कम इन, कम इन। कैसी हो? आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? बस अच्छा, बैठो। प्लीज। हमें पता है कि जब वो क्लाइंट से मिलती है तो वो जानबूझकर अपने शर्ट का दूसरा बटन भी खुला रखती है। बहुत चालू चीज है ये रश्मि। बीरेन सर, हमें पूरा भरोसा है कि रश्मि अपने क्लाइंट्स के साथ फिजिकल भी होती है। और सर, उसने अपने केबिन में एक मेंढक भी रखा हुआ है। मेंढक? यस सर, एक डेकोरेटिव पीस। सर, वैसे तो ये मेंढक दिखने में डेकोरेटिव पीस लगता है, लेकिन सर हमें पूरा भरोसा है वो इसे जादू टोने के लिए इस्तेमाल करती है। पायल, तुम्हें जलन हो रही है? जलन? रश्मि से? सर, आपको दिख नहीं रहा है, वो अपने बॉडी का इस्तेमाल कर रही है। पायल, वो अपने काम में माहिर है और अपने टारगेट्स पूरे करने के बाद भी बहुत ही मेहनत करती है और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स लाने की कोशिश करती है। वो एजेंसी के लिए अच्छी बात है ना? सर, कोई और होता ना तो हिम्मत नहीं करता आपसे कहने की, लेकिन सर हम कह रहे हैं रश्मि सही नहीं है। आप जानते हैं वो कौन है? वो 1 नंबर। पायल, मेहनत और लगन से आगे निकलने की कोशिश करो, अपने टारगेट्स पूरे करो, ये सारी शिकायतों से दूर रहो। और हर बात जो तुम कह रही हो ना,
कि अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर रही है, वो अच्छी बात नहीं है। वो एम्बिशियस और मेहनती लड़की है और मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करे। हमारी बात याद रखना, वो अजीब ही है, बता रहे हम। जब सबको पता चलेगा ना, तब समझ में आएगा। जो लोग जिंदगी में हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, चाहे वो लोगों से हेर फेर करते हैं या फिर वो जिस रिश्ते में होते हैं उसमें हेर फेर करते हैं, उन्हें लगता है कि हेर फेर करना उनकी एक अनोखी कला है। और हेर फेर के भयानक रास्ते पर चलते हुए वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि कभी कभी वो अपनी हद पार कर जाते हैं। यहाँ आसपास किसी गाड़ी के टायर के निशान भी नहीं है, जिससे पता चलता है कि लाश को किसी गाड़ी से लाया गया। सर, ये बॉडी आज की नहीं लग रही है। इस बॉडी को इस बड़े पत्थर से बांध के, इस रस्सी से बांध के पानी में फेंक दिया जाए ताकि लाश नीचे दबी रहे पानी में, लेकिन ये ऊपर आ गई और किनारे लग गई। पायल, पायल, तुम्हें फॉरवर्डेड मैसेज मिला क्या? हाँ? ये रश्मि है, पुलिस अब तक पहचान नहीं कर पाई। कब हुआ ये? हमें नहीं पता, 1 घंटे पहले मैसेज आया हमको। ये इतनी बुरी तरीके से कि इसके गले की एक हड्डी टूट गई है। मुझे लगता है इस लड़की की हत्या काफी वक्त पहले की गई है। I mean, काफी दिन पहले। काफी दिन नहीं, 1 दिन से थोड़ा ज्यादा। इसकी डेथ अप्रोक्स 36 से 40 घंटे पहले हुई। आज 9 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर की रात को इसकी डेथ हुई है। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं है सर, लेकिन इतना पता चल रहा है कि डेथ से पहले ये सेक्सुअली एक्टिव जरूर थी। सर, इस लड़की के बारे में पता चल गया। रमेश विहार कॉलोनी में रहती थी। इसके माँ और भाई बालापुर गांव में रहते हैं। डॉक्टर वैद्य बता रहे हैं कि इस लड़की की हत्या 7 अक्टूबर की रात को हुई। तो कल 8 अक्टूबर को किसी ने इससे मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की? फिर इसके बॉस का कहना है कि 4 दिन की छुट्टी पे थी। सर, ये रश्मि पांडे ही है, हमारी एजेंसी की स्टार सेल्स मैनेजर। सर ये कैसे हुआ? बीरेन जी, उसकी लाश हमें कुछ वक्त पहले ही संपत नहर में मिली, लेकिन हमें लगता है कि उसकी हत्या 1 दिन पहले हो गई थी। सर, 7 to 10 अक्टूबर उसने छुट्टी ली थी, कोई केस के सिलसिले में उसे कोर्ट में हाजिर होना था। 11 अक्टूबर को तो वो ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी। सर, रश्मि के माँ बाप कहाँ हैं और रश्मि कहाँ रहती थी? हाँ, हम रश्मि की माँ बोल रहे हैं। आप कौन बात कर रही हैं? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मीना राय बोल रही हूँ, नावेदगंज पुलिस थाने से। आपको यहाँ लखनऊ आना पड़ेगा कल्याणी जी। आज सुबह हमें रश्मि की लाश मिली। रश्मि की लाश? ये क्या कह रही हैं आप? रश्मि मर चुकी है कल्याणी। मैम, ये रश्मि का घर है, वो यहीं रहती थी। हमने उसे एक बार ड्रॉप किया था। ये रश्मि की कार है मैम। रश्मि अकेले रहती? जी, हमें तो यही पता है। दरवाजा तो लॉक है, इसकी दूसरी चाबी हो सकती है किसी के पास। किसी को जानते हो, मकान मालिक या कोई और? नहीं, हमें नहीं पता। हमने बस एक बार ड्रॉप किया था, वो भी इसलिए कि उसकी कार सर्विस पे गई थी। हम तो 1 साल से बस यही जानते हैं कि ये घर शायद उसका खुद का है। रश्मि की माँ या उसके भाई विकास को जानते हो? उनके पास हो सकती है उसकी डुप्लीकेट चाबी। नहीं मैम, हमें कुछ भी नहीं पता, हम उनसे कभी नहीं मिले। कैसे हुआ ये? अभी तो तहकीकात शुरू है। आप? हम भोलाराम पांडे, रश्मि के चाचा। कब हुआ ये? अभी पता चला कि 7 अक्टूबर की रात को हुआ। आप लोगों के पास रश्मि के रमेश विहार कॉलोनी वाले घर की चाबी है या उसके मकान मालिक का फोन नंबर? नहीं, हमारे पास नहीं है। घर की चाबी किसी के पास नहीं है सर।
और ये भी क्लियर नहीं है कि रश्मि उस घर में रेंट पे रह रही थी या ये उसका खुद का घर था। बिना तुम मजिस्ट्रेट साहब के ऑफिस जाओ और वहां से रश्मि के घर का लॉक तोड़ने के ऑर्डर्स लो। मैं रश्मि के भाई, माँ या चाचा जो भी बात करने की हालत में है उससे बात करता हूँ। अश्विन नंबर है 44400913। नाम है रश्मि पांडे। जितना जल्दी हो सके इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। रश्मि शादीशुदा नहीं थी, उसका कोई दोस्त या बॉयफ्रेंड था यहाँ? साहब इस बारे में तो कल्याणी को भी कुछ पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको कुछ पता होता तो हमको जरूर बताती। रश्मि और विकास के पिता शंकर मेरे बड़े भाई थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब हम ही। विकास तुम्हें तो पता होगा, काफी क्लोज रहे होगे रश्मि के। नहीं पता साहब, रश्मि दीदी कभी कुछ बताती ही नहीं थी। रश्मि यहाँ जिस कोठी में रह रही थी उस कोठी की कोई भी डिटेल्स नहीं है आप लोगों के पास? नहीं सर। रश्मि की कोर्ट में पेशी थी किसी केस के लिए, किस केस के लिए थी ये तो पता होगा या ये भी नहीं पता? वो पता है साहब, किसी मनोज पाठक ने केस किया था रश्मि दीदी पे। किस लिए? सर उसके घर को लेकर कुछ केस था, कुछ मसला था, लेकिन डिटेल में नहीं बताया था रश्मि ने। ध्रुव और पायल, तुम दोनों रश्मि के कलीग्स हो ना? उसने कभी बॉयफ्रेंड का जिक्र नहीं किया? सर ऐसी कोई बात रश्मि ने तो कभी हमसे नहीं कही और ना कभी हमने उससे पूछा। पर सर काफी टाइम से उसकी एक फ्रेंड थी सुप्रिया, एक बार रश्मि ने जिक्र किया था उसका। नंबर है उसका? नहीं सर, नंबर तो नहीं है उसका। जिक्र क्यों किया था? मतलब सर बात बात में जिक्र किया था, कौन सी बात पे किया था ये हमें याद नहीं है। ध्रुव उतना ही बोलो जितना बोलना चाहिए। अरे जो उन्होंने पूछा हमने बस वही तो बताया कि सुप्रिया उसकी फ्रेंड है, बस। आगे देखा नहीं कैसे पूछा था, क्यों जिक्र किया था उसने? ज्यादा मुंह मत खोलो अपना। रश्मि पांडे के बारे में कोई कुछ नहीं बोलने वाला था, क्योंकि रश्मि पांडे के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं था। पर कई लोगों को बहुत कुछ पता था, पर वो मुंह नहीं खोलना चाहते थे। रश्मि की जिंदगी के कई पहलू थे और वो एक ही वक्त पर अलग अलग कई जिंदगियां जी रही थी। क्या किया है तुमने ऋषभ? यही तो हम आपसे पूछने वाले थे पापा कि आपने क्या किया है। देखो बेटा, वो लड़की थी तो मुसीबत थी, और अब नहीं है तो और बड़ी मुसीबत है। पापा हमारे लिए या आपके लिए या आपके और दशरथ जी के लिए? प्रद्युमन चौधरी और दशरथ जी के आपसी मतभेद में बलि चढ़ी रश्मि पांडे। ये खेल मत खेलो ऋषभ, मजाक में भी नहीं। वो तकलीफ हमारे लिए थी या आपके लिए प्रद्युमन जी? देखिए दशरथ जी, आपको और हमें दोनों को पता है कि उसके जाने से किसी को दुख नहीं होगा, ना आपको ना हमें। फिर आप परेशान क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये भी आप जानते हैं कि कुछ ताले ऐसे होते हैं जिनकी चाबी नहीं मिले तो अच्छा है। हमें बस इस बात की फिक्र है कि कोई बेमतलब की चाबी ना मिल जाए और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ताले की खोज में न निकल पाए। देखिए हाजी कि आपके भी अच्छे मित्र हैं और हमारे भी, तो बस ये कह रहे हैं कि आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड नहीं बुलाते, आग लगने ही नहीं देते। समझ रहे हैं आप हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, आप कोई खेल मत खेलना तो हमें भी नहीं खेलना पड़ेगा, यहीं फुल स्टॉप लगाते हैं। तुमने उसका मर्डर संपत नहर के पास ले जाकर किया। सीधा बता दो, हम कोर्ट में डिफेंस तैयार कर लेंगे ना। ये कैसी बात कर रहे हो वकील साहब? तो मिस्टर मनोज पाठक, किसी ने तुमसे ये पूछा नहीं कि इससे पहले क्यों चल रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया? चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत सुनी है? पर तुम नर्वस मत हो, अब मैं तुम्हारे साथ लॉयर हैं हम, ये पुलिस से डरते वरते नहीं, और तुम्हें भी कह रहे हैं कि तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं, ठीक है? पूरा घर अच्छे से स्कैन करना, एक एक ड्रॉअर, मोबाइल हो या कुछ भी, ठीक से स्कैन करना। मैडम, ये गाड़ी की चाबी मिली। पूरी गाड़ी को अच्छे से चेक करो और वो वीडियो रिकॉर्डर को बोलो कि पूरे सर्च को अच्छे से रिकॉर्ड करे। जी मैडम। अच्छा हुआ तुमने सामने से फोन किया सुप्रिया, तुम्हारा फोन नंबर ही नहीं है किसी के पास। हमें पेपर में देखने के बाद पता चला सर। कैसे हुआ ये? और रश्मि किसके साथ बाहर गई थी? कौन कर सकता है ये सब? अब ये तो हमें तुम ही बता सकते हो, उसके भाई और माँ को भी कुछ नहीं पता।
तुम अभी पुलिस स्टेशन आ जाओ, कुछ बात करनी है तुमसे। भागो भाई। सर बाकी डिटेल्स निकाल रहा हूँ, लेकिन कॉलोनी के 2-3 लोगों से बात की तो पता चला रमेश विहार में जो घर है उसकी ऑनर रश्मि है। उसका खुद का घर है ये? हाँ सर, आप चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह मंगा के देख सकते हैं। कमाल, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी में इतनी कमाई, और ये तो वहां पे एम्प्लॉय थे, ओनर भी नहीं थी। 6 महीने पहले इस लड़की रश्मि पांडे ने मेरे क्लाइंट मनोज पाठक से 5 लाख रुपए टोकन मनी लिए अपने बालापुर गांव वाले घर को बेचने के लिए। रश्मि अपना घर बेच रही थी? जी सर हम राघोपुर से है, ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हम रश्मि का गांव वाला घर खरीदना चाहते थे। 20 लाख रुपए में डील फाइनल हुई थी, 15 लाख रुपए बाय चेक और 5 लाख रुपए कैश एडवांस। और जो ये 5 लाख रुपए है ना सर, वो हमने रश्मि के लखनऊ वाले कोठी पे उसे दिए थे। अब आप घर के कागजात तैयार करवा लीजिए रश्मि जी, एक बार साइन हो जाए तो आपके बचे हुए 15 लाख भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है मनोज जी, आप हमें 1-2 हफ्ते का वक्त दीजिए, हम आपके सारे पेपर्स रेडी करवा देंगे। सर 2 महीने बीत गए, रश्मि टाल मटोल करने लगी। मैंने उसे कई बार फोन किया सर, लेकिन वो कह रही थी हम कहाँ भागे जा रहे हैं, ना तुम्हारा पैसा भागे जा रहा है ना घर। और फिर 3 महीने पहले अचानक उसका रवैया चेंज हो गया सर। वो कहने लगी हमने आपसे पैसे लिए ही कहाँ थे। हमने काहे के पैसे लिए मनोज जी, और कब? कोई प्रूफ है आपके पास? मुझे चूना लगा रही हो, हम ही से पैसे लेकर हमसे खेल खेल रही हो। आप ऐसे धमकी मत दो मनोज जी। और इस बात का क्या मतलब है कि आप हमारा रेप करेंगे? क्या? हम अभी पुलिस को कंप्लेन करने जा रहे हैं कि आप हमें रेप करने की धमकी दे रहे हैं। सुनो रश्मि सुनो, एक तो पैसे लिए, ऊपर से हमें ही धमका रही है। यहाँ मेरे क्लाइंट मनोज पाठक ने बड़ा होशियारी वाला काम किया। उसने तुरंत हमें कॉल कर दिया, तो हमने भी तुरंत सिविल कोर्ट में चीटिंग का केस फाइल करवा दिया। और केस तुम हार रहे होगे मनोज, क्योंकि तुमने कहा कैश दिया था, तो कैश की कोई लिखा पढ़ी तो ही नहीं होगी। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? आपका मतलब ये है कि मेरे क्लाइंट मनोज पाठक ने सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए उस लड़की का मर्डर कर दिया? वकील साहब, आप मनोज पाठक के सिर्फ चीटिंग वाले केस में वकील हैं। यहां इस वक्त मनोज हमारा एक मर्डर केस में संदिग्ध है। सर एक केस करने के बाद में ऐसे ही चालाक और ऊंची दिमाग वाले लड़के के साथ हम क्यों उलझेंगे? केस करने के बाद हमने सिर्फ एक बार उसे फोन किया था ये कहने के लिए कि हमें वो घर नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे पैसे हमें वापस कर दो। लेकिन वो तो बड़ी ढीठ लड़की थी। देखो इंस्पेक्टर साहब, हमें नहीं पता कि आप क्या जानते हैं उस लड़की के बारे में, लेकिन आपको इतना बता दें कि वो लड़की थी तो थोड़ी अजीब है। कैसी अजीब? काश आप उस दिन होते कोर्ट में, जब वो पहली बार कोर्ट में सुनवाई के लिए आई थी। ये क्या है? क्या सर? मिस रश्मि पांडे, आप इस तरह के कपड़े पहनकर कोर्ट में नहीं आ सकती। इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिया जा सकता है। आज की सुनवाई खारिज की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जज तक हैरान रह गए थे उसकी हरकत को देखकर। वकील साहब, यहाँ पर रश्मि का मर्डर हुआ है, रश्मि ने कोई हरकत नहीं की। इंस्पेक्टर साहब, आप थोड़ी और जानकारी हासिल कीजिए उस लड़की रश्मि पांडे के बारे में। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो किन किन हरकतों में व्यस्त थी। सचदेव, त्रिपाठी, जी मैम। ये देखो, इस कमरे में 2 हिडन कैमरास हैं और यहाँ ये वायर भी है जो दीवार के अंदर से जा रही है। इसका रिकॉर्डर भी यहीं कहीं होना है। जल्दी ढूंढो कहाँ है। जी मैडम। नहीं साहब, इस कल्याणी और उस बेवकूफ विकास को तो कुछ पता ही नहीं था कि रश्मि ने घर बेचने की कोई हरकत की है। वो तो घर पर जब नोटिस आया तब जाकर पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। रश्मि 7 अक्टूबर को दोपहर में कोरट से घर वापस आई थी। कल्याणी जी,
ऐसा कैसे हुआ कि रश्मि ने घर बेचने की बात की और नहीं आपको कुछ बताया और नहीं विकास को? उसने घर बेचने की बात की थी। जब हम पूछे क्यों घर बेच रही है तो बोलती रही बस यहाँ लखनऊ आके रहो। हमारे लिए किराए का मकान देखने की बात की थी। ना, हमारे साथ नहीं माँ। हमने लखनऊ में दूसरी जगह घर देखा है, तुम और विकास वहीं रहोगे। लेकिन रश्मि, हम तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि तुम किचकिच करोगे हर चीज में। चाचा जी ने भूसा भी भर दिया तुम्हारे दिमाग में कि रश्मि तुम्हारे हाथ से निकल गई है। अरे चाचा जी हैं तुम्हारे, ऐसी बात नहीं करते। माँ हम निकल रहे हैं, हमें लेट हो रहा है। रश्मि क्या कर रही हो बेटा? सुन तो, देख विकास भी ये गांव छोड़ के नहीं जाना चाहता है। अब वो गांव में रहे चाहे शहर में रहे, दोनों जगह कुछ खास उखड़ने वाला तो है, इसलिए हम कह रहे हैं चलो तो मतलब चलो। लेकिन ये घर बेचने का सोच कैसे सकती है तू? कैसे सोच सकती है मतलब? अरे माँ, इस घर से पैसे आएंगे वो हम ही नहीं रखने वाले ना, तुम्हारा विकास का हिस्सा दे देंगे। चलते हैं माँ। सुन तो रश्मि और बस चली गई रश्मि। कल्याणी जी, आपको ये भी नहीं मालूम क्या लखनऊ में रश्मि जिस कोठी में रह रही थी वो कोठी उसी के नाम पर थी, वो खुद मालिक थी उसकी? नहीं मालूम, उसने कहा था वो किराए पे रहती है। सब इस कल्याणी का ही किया कराया है। इतनी छूट जो दे रखी थी अपनी बेटी को, उसको गांव से यहां आते वक्त ही मना कर देना चाहिए था। इसके पति मेरे बड़े भाई साहब शंकर पांडे गांव के स्कूल में मास्टर थे, सब इज्जत करते थे उनकी। उनके देहांत के बाद तो इस लड़की ने, कहने का मतलब है कि क्या क्या गुल खिलाए। क्या क्या गुल खिलाए? देखिए, मर्डर हुआ है रश्मि का, कुछ भी हमसे छिपाइएगा नहीं। सर, इस रश्मि पांडे ने सिर्फ मनोज पाठक को ही घर बेचने का झांसा देकर पैसे नहीं लिए थे, एक और भी है। मतलब रश्मि ने एक और आदमी को भी घर बेचा था? हाँ सर, टोकन भी लिया था। हमें रश्मि ने मनोज पाठक के बारे में कभी नहीं बताया सर। उसने तो हमसे कहा था कि उसका बालापुर वाला घर खरीदने के लिए अगर कोई हो तो हम उससे बताएं। और सर, इत्तेफाक से हम भरत गुलेचा को जानते थे जो बालापुर में घर खरीदना चाहता था। ओके रश्मि जी। वैसे रश्मि जी, घर के कागजात कब तक रेडी हो जाएंगे? हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक्चुअली हमारी माँ और भाई को उस घर से लखनऊ शिफ्ट करना होगा। जैसे ही घर खाली हो जाएगा आपके सारे पेपर्स रेडी कर देंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपना समय लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हम चलते हैं। चलिए। वेलकम भरत जी, प्लीज चिल्लाइए मत। हम आपसे तमीज से बात कर रहे हैं तो आप आवाज नीचे रखिए, वरना हम फोन काट देंगे। तुमने चीटिंग की है रश्मि हमारे साथ, और हमने तो ये भी सुना है कि किसी मनोज पाठक नाम के आदमी ने केस किया है तुम्हारे ऊपर। ये कोठी तुमने उसे भी बेची है। हम भूल गए थे आपको बताना, तो क्या ऐसी टोन में बात करेंगे आप? अगर रश्मि यहाँ वहाँ की बात ना करो तो अच्छा है। हमको हमारे पैसे वापस चाहिए, बस कह देते हैं अभी के अभी। और ये फ्रॉड ना हमारे साथ नहीं करना तुम, क्योंकि हम होने नहीं देंगे। देखिए भरत जी, अभी हम बिजी हैं, बाद में बात करते हैं। रश्मि क्या कर रही हो? ये भरत गुलेचा हमें फोन करके चिल्ला रहा है। अरे यार, हो गई ना गड़बड़ हमसे। ये साला मनोज भी हमारे सर पे बैठा है। यार रश्मि, तुम ना बहुत गंदा गेम खेल रही हो। हम बोल रहे हैं तुमको, ये बड़े लोगों को ठगना अलग बात है। भरत गुलेचा बहुत सीधा साधा आदमी है, अपने मेहनत के पैसों से घर खरीदना चाहता है। अरे तो क्या भागे जा रहे हैं क्या हम? है ना यही? दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना किसी पछतावे या बिना किसी एहसास के लोगों को धोखा देते हैं। लोगों को धोखा देकर उनसे लिए हुए पैसों पर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते हैं। किस मिट्टी के बने होते हैं ऐसे लोग? क्यों उन्हें अपने गुनाहों पर कोई पछतावा नहीं होता? उन्हें ये सब कुछ गलत क्यों नहीं लगता? हमें तब पता चला कि रश्मि किसी मनोज पाठक के लफड़े में फंस गई है जब भरत गुलेचा ने हमें गुस्से में कॉल किया। हमने आपको भरत के बारे में इसलिए बताया क्योंकि हमें लगा, क्योंकि तुम्हें लगता है भरत ने रश्मि को मारा। हमें बस लगा। सुप्रिया, बड़े लोगों को ठगना एक अलग बात है, इसका क्या मतलब है? किन बड़े लोगों को ठगा था रश्मि ने? नहीं सर, हमने तो बस ऐसे ही कह दिया था। हमें लगा कि शायद बड़े लोग तो पैसे भूल भी जाएं, इसलिए। ये कोठी रश्मि की खुद की है? इतने पैसे कहाँ से आए उसके पास? हम रश्मि को तब से जानते हैं जब वो ऑलरेडी उस कोठी में रहती थी। उसने वो कैसे खरीदी और कब खरीदी हम नहीं जानते। सुप्रिया, हमें रश्मि की लाश संपत नहर के पास मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि हत्या से पहले रश्मि ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। 7 अक्टूबर को रश्मि किसके साथ गई होगी? सर, ये तो हम नहीं जानते। रश्मि से हमारी आखिरी बार 5 तारीख को बात हुई थी। उसके बाद से ना ही मेरी रश्मि से बात हुई और ना ही हम मिले। रश्मि का कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं सर, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सुप्रिया, रश्मि के घर कोई तो आया था। सर, ये तो हम नहीं जानते।
और हम ये भी नहीं बता सकते कि कौन हो सकता है। दो कैमरे कमरे में, हिडन कैमरास? जी सर, 2 कैमरास पूरी प्लानिंग के साथ बिस्तर की तरफ पॉइंट करते हुए लगाए गए हैं। और सर फूलदान में एक रिमोट कंट्रोल भी मिला है जिससे इन दोनों कैमरा को ऑन किया जा सकता है। लेकिन सर कुछ वायर्स दिख रहे हैं। रिकॉर्डर निकाल लिया गया है। ऐसा लग रहा है ये वायर्स उसी रिकॉर्डर से कनेक्टेड थी। ये रश्मि कोई सीधी साधी लड़की तो थी नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही थी। भरत और मनोज का किस्सा हमारे सामने, ऐसे और भी लोग होंगे जिनको इसने ठगा होगा। सारी चीजों पर और अच्छे से ध्यान दो मीना, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। जी सर। मैडम ये देखिए यहाँ कुछ है। मैडम ये तो एक डिजिटल सेफ लॉकर है। पासवर्ड? हाँ विकास, पासवर्ड। ये एक डिजिटल लॉकर है, इसका पासवर्ड होगा। रश्मि ने कभी तुम्हें इसके पासवर्ड के बारे में कुछ बताया? दीदी ने तो हमको कभी नहीं बताया। मैडम जी हमको पता भी नहीं है क्या चीज है। लॉकर? हाँ, फोटो के पीछे एक छोटा सा छुपा हुआ शेल्फ है जिसके अंदर एक डिजिटल लॉकर है। हम इस लॉकर के बारे में कुछ भी नहीं जानते मैम, तो हमें इसका पासवर्ड कैसे पता हो सकता है? अच्छा, और ये जो हिडन कैमरास लगे हुए हैं इनके बारे में तो पता ही होगा तुम्हें? कसम से मैम हमें इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। सुप्रिया, तुम रश्मि को कब से जानती हो? 2 साल से मैम। रश्मि से हमारी मुलाकात आरके इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी में हुई थी। वो वहाँ पहले जॉब करती थी, हमारा ऑफिस भी उसी कॉम्प्लेक्स में था, इसीलिए हमारी मुलाकात हो गई। दोस्ती थी, पर मैम हम सच कह रहे हैं, हम इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सर हमें किसी लॉकर मैकेनिक को बुलाकर ये डिजिटल लॉकर खुलवाना चाहिए। हाँ ठीक है, बुला लो, खुलवा लो, लेकिन वीडियो जरूर बनवा लेना। जी सर। तेरी शक्ल देख के लग रहा है राजू तुझे कुछ तो पता है। बहुत सी गलियों में टेंशन का माहौल है। इस लड़की के मर्डर में बहुत बड़ा हाथ है भाई। रोड तो बता, गली में पकड़ लूंगा। नो एंट्री वाली गली है। लेकिन देख गोविंद, इसके घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना था। कमरे में 2 कैमरे लगे हुए मिले हैं। ब्लैकमेल का मामला है और भी बहुत कुछ। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि लड़की कुछ ज्यादा ही उड़ रही थी। अबे तो सस्पेंस क्यों बढ़ा रहा है? हिंट तो दे, किसने किया है कांड? इब्राहिम, पिछले 2 दिनों से 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर की रातों के जितने भी रोड साइड सीसीटीवी फुटेजेस थे हमने सारे के सारे चेक किए, लेकिन ये रश्मि पांडे ना किसी के साथ और ना किसी गाड़ी में जाती हुई दिखाई दी। इंस्पेक्टर महादेव, एक बार और चेक कीजिए संपत नहर के रास्ते के आसपास कहीं कोई संदिग्ध गाड़ी या फिर टैक्सी। अगर बॉडी को नहर में डंप करने के लिए गए थे तो इसका मतलब है कि कहीं से तो मार के लाया गया होगा। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। हम क्यों मारेंगे सर उसको? हमारे पैसे तो डूब ही गए थे, जीना हराम कर दिया था सर उसने। पैसे दे नहीं रही थी, ऊपर से फंसाने की धमकी अलग। क्या कहा तुमने भरत? तुम हमारा रेप करोगे? ओ मैडम, हम सिर्फ अपने पैसे की बात कर रहे हैं बस। तो इसलिए तुम हमारे साथ ऐसे घिनौनी हरकत करोगे? तुमने कहा तुम हमारा रेप करोगे। ओ मैडम, आप बात को कहीं से कहीं ले जा रहे हैं। हम अभी के अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं तुम्हारी कंप्लेंट करने। सही बता रहे हैं, उसके बाद तो हमने उसे फोन करना ही बंद कर दिया। कभी कभी सुप्रिया को फोन करके अपना धोखा जरूर होते थे हम कि हमारे पैसे अलग डूब गए और हमें धमकी दे रही है कि पुलिस में। सुप्रिया को पता है कि रश्मि आपको इस तरह की धमकी दे रही थी? हाँ सर, उसको तो बताया था ना हमने। सर वो अपने टारगेट हर महीने पूरा कर दिया और टारगेट से ज्यादा अचीव करती थी। सर उसको काफी इंसेंटिव्स भी मिलते थे। ये जो इसका घर है, इसकी अभी की मार्केट वैल्यू कुछ 55 लाख है और हमें पता चला है कि वो पिछले 4 साल से वहां रह रही थी, यानी 2015 से। तब उसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 40-45 लाख के आसपास रही होगी। क्या वो इतना कमा पाती थी जो ये घर ले सकती? सर हमारे यहाँ तो वो 2 साल से काम करती थी, उसके पहले कहीं और काम करती थी। लेकिन एक बात जरूर है, बहुत ही मेहनती लड़के थे, अपने काम में माहिर थी, हाँ एम्बिशियस जरूर थी। जिस तरह से वो क्लाइंट लाती थी उसी तरह से अपने लिए भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करती होगी, और ये इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला हो।
नहीं सर, उस घर में ऐसा कोई भी निशान नहीं मिला जिससे ये लगे कि वहाँ कुछ हुआ हो या फिर रश्मि को वहाँ मारा गया हो। वो लॉकर? सर लॉकर कंपनी 1 या 2 दिन में मैकेनिक को भेज रहे हैं। 2 लोग, मनोज और भरत दोनों को ठगा इसने और लोगों को भी ठगा होगा, बड़े लोग भी शामिल होंगे इसमें। सर मुझे सुप्रिया पे ज्यादा शक हो रहा है, काफी कुछ है जो ये नहीं बता रही है। ये रश्मि कैसी लड़की थी? यहाँ लखनऊ में इतना बड़ा घर, गांव के घर को बेचने की आड़ में लोगों को इस तरह पैसे लेकर ठग रही थी, और गांव में माँ और भाई को गांव के घर के बिक्री के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सर मुझे लगता है कि इस रश्मि के बारे में और भी बहुत कुछ है। उस दीवार के पीछे वाले लॉकर में से शायद हमें बहुत कुछ मिले। कॉल रिकॉर्ड कब तक आ रहे हैं? आज शाम तक आ जाएंगे सर। भी छुपाओ, पुलिस को आखिर पता चल ही जाना है कल्याणी। किसी का अतीत ऐसे छुपता नहीं है, खासकर उस वक्त जब हत्या इस तरह से की गई हो। तो आप ही बता दीजिए ना भाई साहब। हम बताएं? ये तो तुमको बताना चाहिए कल्याणी। हम तो आज भी हमेशा की तरह तुम्हारे साथ में खड़े हुए हैं। रश्मि की इन सारी हरकतों की जिम्मेदार तुम हो। हम क्या करते भाई साहब, क्या करते हम? रश्मि कभी हमारी बात सुनती नहीं थी, ना विकास की बात कभी सुन। आप तो घर के बड़े हैं, आपने भी तो बात की थी उससे। कुछ तो था जो रश्मि पांडे के परिवार वाले जानते थे, लेकिन वो पुलिस को नहीं बता रहे थे। एक ऐसा अतीत जिसका असर वर्तमान पर पड़ने वाला था। रश्मि के घर पर मिलने वाले लॉकर से बहुत कुछ पता चलने वाला था। हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर इब्राहिम शेख बोल रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ मेरी बात किससे हो रही है? मैं ऋषभ चौधरी बोल रहा हूँ, बताइए क्या बात करनी है? आप रश्मि पांडे को तो जानते ही होंगे, उससे कॉल रिकॉर्ड्स में आपका नंबर मिला। हाँ जानते हैं, मतलब एक टाइम पे हम उसे अच्छे से जानते थे, एक दूसरे के साथ घूमा करते थे, और अब नहीं। ओह, लेकिन आपकी बातें तो रेगुलर होती थी। एक हफ्ते पहले आपकी बात हुई थी। ब्रेकअप होने के बाद एक दूसरे के साथ टच में नहीं रह सकते क्या? रश्मि का मर्डर हुआ है। हम जानते हैं, न्यूज में देखा है हमने, लेकिन देखिए मुझे ऐसे ही कॉल किया करते थे, और वो भी हमें ऐसे ही कॉल किया करती थी। 1 साल पहले हमारा ब्रेकअप हो चुका है। अगर आपका अगला सवाल ये है कि उसका मर्डर हुआ और हम कभी नजर नहीं आए, और ना ही आखिरी बार उसकी डेड बॉडी को देखने आए, तो इस बारे में हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, जब हमें उसके मर्डर की खबर आई हमें दुख हुआ, लेकिन अब इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं? सुप्रिया, पहली बात, ऋषभ बॉयफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड था रश्मि का जो उसके टच में था? दूसरी बात, रश्मि मनोज की तरह भरत को भी धमकियां दे रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता ना हो? भरत ने साफ साफ बताया हमें कि उसने इस बारे में सब कुछ बताया था तुम्हें। हाँ सर, उसने बताया था, और सर हमें पता था कि रश्मि और ऋषभ का अफेयर चल रहा है, लेकिन सर दोनों का ब्रेकअप हो गया था। और सर भरत के बारे में तो हमने आपको खुद बताया था कि हमें उस पर शक है। सुप्रिया, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो तुमने हमसे नहीं बताई? नहीं सर, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये ऋषभ चौधरी बाहुबली पॉलिटिशियन प्रद्युमन चौधरी का बेटा है। ये लड़की रश्मि और पॉलिटिशियन का बेटा ऋषभ चौधरी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुप्रिया ने जानबूझकर हमें ऋषभ के बारे में नहीं बताया? ऋषभ, हमारा यकीन करो, हमने पुलिस को तुम्हारे और रश्मि के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन ये तुम भी जानते हो कि अगर हम पुलिस को तुम्हारे बारे में नहीं भी बताते तो भी वो रश्मि के फोन से या उसकी कॉल रिकॉर्ड से तुम्हारे बारे में जान सकते हैं। क्या क्या बताया तुमने? भरत के अलावा और कुछ नहीं बताया। ठीक है, अपना ध्यान रखना।
और सुप्रिया कसम से हमने रश्मि के साथ कुछ नहीं किया। तो रश्मि पांडे के फोन की आखिरी लोकेशन वीआईपी एनक्लेव है। वीआईपी एनक्लेव? ये तो पॉश लोकेलिटी है, यहाँ पर तो काफी पॉलिटिशियंस के घर हैं। और हमारा संदिग्ध एक पॉलिटिशियन का बेटा है जो रश्मि का एक्स बॉयफ्रेंड भी है। ये सुप्रिया पक्का कुछ छुपा रही है। सब लॉकर में काफी कुछ मिला है, काफी अजीब चीजें। सर ये मेंढक और सिक्के के डिजाइन को देख के लग रहा है कि कोई काला जादू का चक्कर है। सर ये मेंढक तो मैंने रश्मि के ऑफिस के केबिन में देखा था। जब मैं वहां रश्मि की चीजों के बारे में जानकारी लेने गया था तब मैंने देखा था। मुझे लगा कि ये कोई डेकोरेटिव पीस है, लेकिन एक जैसे दो, एक रश्मि के ऑफिस में, एक रश्मि के घर के लॉकर में। जरूर इसका कुछ मतलब है सर। ये रश्मि क्या थी, कर क्या रही थी? ये पेन ड्राइव चेक करते हैं, इनमें उसके रूम की रिकॉर्डिंग हो सकती है। ये तो वो पॉलिटिशियन प्रद्युमन चौधरी है ना? प्रद्युमन चौधरी और दशरथ जी के आपसी मतभेद में बलि चढ़ी रश्मि पांडे। ये खेल मत खेलो ऋषभ, मजाक में भी नहीं। हाँ सर, ऋषभ चौधरी के पिता। लेकिन ऋषभ तो रश्मि का बॉयफ्रेंड था, उसके पिता यहाँ। तो हमें बाकी के पेन ड्राइव भी चेक करने चाहिए। तो ये तो दूसरी पार्टी का पॉलिटिशियन दशरथ लाल है। आप कोई खेल मत खेलना तो हमें भी नहीं खेलना पड़ेगा। चल क्या रहा था? तो यहाँ पे 2 पेन ड्राइव्स और हैं। इस रश्मि के घर में बड़े लोगों का आना जाना था और वो सबकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो इस केस में बहुत कुछ है। प्रद्युमन चौधरी और दशरथ लाल के अलावा और भी लोग थे जो रश्मि के साथ थे, और रश्मि ने इन सब की भी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई थी। हालांकि इस वीडियो रिकॉर्डिंग में पुलिस सबकी पहचान नहीं कर पा रही थी, लेकिन पुलिस को यह पता चल रहा था कि ये बड़ी पहुंच वाले लोग थे। अब इस केस में रश्मि पांडे के बारे में और भी बहुत कुछ सामने आने वाला था। सर मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारी और एक एम्प्लॉई है पायल त्यागी, जो रश्मि की कामयाबी से जलती थी, और वही एक है जिसने मुझे इसके बारे में बताया। मेंढक के बारे में? हाँ, मैंने भी रश्मि के केबिन में मेंढक देखा था। मुझे तो वो डेकोरेटिव पीस लगा था। हाँ, लेकिन पायल को लगता था कि वो मेंढक का कुछ काले जादू से लेना देना है। वीरेन जी, रश्मि किसी तरह का कोई काला जादू करती थी क्या? सर उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लोगों को अपनी मुट्ठी में रखने और उन्हें अपने इशारों पर नचाने की शक्ति, इसे वशीकरण कहते हैं, लोगों को अपने वश में करने की विद्या। हमें ये शक्ति किसी भी तरीके से चाहिए और किसी भी कीमत पर। ऐसा नहीं होता है कि इंटरनेट पे आपने ऑर्डर दे दी और वो चीज आपके पास आ गई। ये विद्या प्राप्त करने के लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, हमें बस ये शक्तियां चाहिए। सर हमें इन पॉलिटिशियंस प्रद्युमन चौधरी और दशरथ लाल और प्रद्युमन चौधरी के बेटे ऋषभ से बात करनी चाहिए। ये बहुत ही अजीब स्थिति है कि बाप और बेटे दोनों एक ही हालात में इस तरह। और इस सबके साथ वो रिकॉर्डर भी गायब है ना? यस सर। और सर मुझे पूरा यकीन है कि उस रात घर पे कोई तो आया था, जिसे घर और कैमरास के बारे में अच्छे से पता था। मर्डर उसी ने किया है रश्मि का। सर सब कुछ प्लान था। वो लड़की तुम्हारे लायक थी ही नहीं ऋषभ, तुम बेकार हम पे गुस्सा कर रहे हो। पापा हमारे लायक थी या नहीं, अब बात उसकी नहीं है। पापा हमारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है। हमारे दिल में एक सच है और हमें ये नहीं पता कि उसका सामना कैसे करना है। 7 अक्टूबर की रात को कोई रश्मि के घर गया था पापा। लेकिन हमने उसको नहीं मारा ऋषभ, और हम जानते हैं कि रश्मि को तुमने ही मारा है। इंस्पेक्टर शुक्ला, मैं इस लड़की रश्मि पांडे के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। 3 साल पहले भी इसने एक बड़े आदमी की जिंदगी बर्बाद की थी। कौन है ये आदमी? हरीश? पारितोष मिश्रा नाम है उनका, टैक्स डिपार्टमेंट में विजिलेंस ऑफिसर है। हरीश क्या हुआ था 3 साल पहले?
इस केस में हमने रश्मि पांडे को जेल में ही डाला था। ये रश्मि पांडे बहुत शातिर थी और उसके परिवार वालों को भी उसके बारे में सब कुछ पता था। उसके परिवार वालों ने हमें रश्मि के जेल जाने के बारे में कुछ नहीं बताया। पारितोष को रश्मि ने फंसाया था और धोखा दिया। शायद रश्मि को मारकर पारितोष ने अपने बर्बादी का बदला लिया हो। रश्मि, तुमने बहुत गंदा खेल खेला है मेरे साथ, धोखा दिया हमें। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं पारितोष, या तो जाल से बाहर निकल आओ या फिर फंसते चले जाओ। यू डोंट नो मी, तुम हमें बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम देखो हम क्या करते हैं। रश्मि के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन रश्मि ने भी बहुत से लोगों के साथ बुरा किया। तो ये रश्मि भी इतनी सीधी नहीं थी, इन सब के साथ ऐसी रिकॉर्डिंग, और अब ये परितोष जिसका 3 साल पहले का किस्सा निकल के सामने आ रहा है। सर, हमें इस परितोष की स्टोरी जाननी है। इस परितोष ने रश्मि को जेल भेजा और उसकी फैमिली ने हमें एक बार भी नहीं बताया। रश्मि की माँ और चाचा इससे बिल्कुल अनजान बने, लेकिन लगता नहीं है कि वो इतने अनजान है। सर, इन सब के साथ एक नाम और जोड़ना चाहिए। ये कौन सा नया एंगल निकला है? सर, रश्मि के ऑफिस से गोविंद खबरी खबर लाया। रश्मि का उसकी कलीग पायल त्यागी के साथ 36 का आंकड़ा था, और ये आंकड़ा मर्डर करने तक पहुंच गया। पत्थर इतना भारी नहीं था जितना होना चाहिए था। मिसिंग ही रह जाती अगर बॉडी नहीं मिलती तो, है ना? देखो बेटा, रश्मि तो अब रही नहीं और तुमसे ये सब कुछ समझेगा भी नहीं, और तुम्हारी माँ को ज्यादा कुछ आता भी नहीं है। तो बेटा हम ऐसा करते हैं कि रश्मि का जो लखनऊ वाला घर है उसका अच्छा सौदा करवा देते हैं। उससे तुम्हें और तुम्हारी माँ को काफी फायदा हो जाएगा और अच्छा पैसा भी मिल जाएगा, है बेटा? बेटा, रश्मि जिस तरह की जिंदगी जी रही थी उसके साथ तो ऐसा होना ही था। वो खुद अपने आप को इस अंजाम तक लेकर आई थी। बेटा तुम ज्यादा दुखी मत हो, बस अपनी मां को संभालो। इंस्पेक्टर, हम आपके बताए हुए टाइम पर आ जाएंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको जो कुछ भी मिला है प्लीज मीडिया में उसे लीक मत कीजिएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए दशरथ जी, हमें वीडियो मीडिया में लीक करने का कोई शौक नहीं। हमें बस रश्मि के मर्डर केस से मतलब। जो हम दोनों के हाथ नहीं लगा वो पुलिस के हाथ लग चुका है प्रद्युम्न जी। कुछ करके मामला रफा दफा नहीं कर सकते? रफा दफा करने की कोशिश तो करेंगे ही, और वैसे भी किसको फर्क पड़ता उस रश्मि के मरने से। लेकिन आप अपने बेटे को समझाइए, जरूरत से ज्यादा ना बोल जाए कहीं कुछ। बेवकूफ है ऋषभ, समझ ही नहीं पा रहा कि ये लड़की उसके लायक थी ही नहीं। कैसे समझाए उसे? समझाना पड़ेगा प्रद्युम्न जी, हर हाल में। परितोष मिश्रा, आपने रश्मि पांडे मर्डर के बारे में तो सुन ही लिया होगा। 3 साल पहले का किस्सा खुद निकाला होगा आपने। अब आप हम तक पहुंचे हमसे ये पूछने के लिए कि क्या हमने रश्मि पांडे को मारा है या नहीं, राइट? तो बताइए, मारा है आपने रश्मि को? उसने खुद ही ने अपने मौत की दावत दी होगी। मौत के कुएं में खतरनाक खेल खेलने की फितरत थी उसकी। कैसे बताएंगे आप? ये हम कैसे बता सकते हैं? तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि रश्मि काला जादू करती थी? यूं ही हवा से खबर निकाला तुमने? दिखता था मैडम, वो कैसे क्लाइंट से डील करती थी, सब कुछ साफ साफ दिखता था। और क्लाइंट से इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए क्या क्या तिगड़म लगाती थी। विकास, तुम्हारे चाचा कुछ न कुछ तिगड़म लगा के तुम्हें और तुम्हारी माँ को चूना लगाएंगे। तुम अपने चाचा को जानते हो, वो इतने सीधे आदमी तो है नहीं जिसने तुम्हारी माँ या रश्मि दीदी के लिए कभी कुछ सोचा हो। तो हम क्या करें सोनू? तुम अपने चाचा को कह दो कि वो तुम लोगों की जिंदगी में दखल ना दे। तुम उनसे कह दो कि अब सब कुछ तुम ही संभाल लोगे। तुम पर हुक्म चलाने के लिए अब रश्मि दीदी तो है नहीं, तो अब तुम्हें हर चीज का उपाय खुद ही ढूंढना होगा। 29 वर्षीय रश्मि पांडे, जिसकी हत्या कर दी गई थी, एक बहुत ही साधारण परिवार की लड़की थी। वो इतने सारे लोगों के साथ इतनी सारी चीजों में कैसे उलझ गई थी? हर किसी के साथ उसकी एक अनसुलझी कहानी थी। हर किसी को उससे ईर्ष्या थी। कौन था इनमें से जो उसकी वजह से इतनी तकलीफ में था कि उसने गुस्से में आकर
रश्मि पांडे को मारने का मन बना लिया। हमें वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हमारे पिता रश्मि किस हद तक जा सकते थे। तो फिर बताओ मुझे, क्या कर रही थी रश्मि, और क्या कर रहे थे तुम, और क्या कर रहे थे तुम्हारे फादर प्रद्युमन चौधरी, और क्या कर रहे थे उनके राइवल दशरथ लाल? रश्मि को समझने में हमसे भूल हो गई। बाकी लोगों की तरह उसने हमारा भी इस्तेमाल किया। पैसे चाहिए थे बस उसे। रश्मि, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हमें इसी का इंतजार था ऋषभ। तुम्हें पता नहीं कि हम कितने एक्साइटेड हैं। ओह माय गॉड ऋषभ, ऋषभ ये तो डायमंड है। डायमंड ही है, सिर्फ तुम्हारे लिए। और इससे भी बड़ा सरप्राइज है मेरे पास। शादी करोगे मुझसे? पापा मम्मी, ये रश्मि पांडे है। नमस्ते। हम इनसे शादी करना चाहते हैं। तुम करती क्या हो रश्मि? हम एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी एजेंसी में काम करते हैं सर, और हम वहाँ के सेल्स मैनेजर हैं। और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी। और तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? तुम रश्मि से शादी करना चाहते थे, लेकिन ये बात हमें ना तो रश्मि की माँ ने बताई, ना ही उसके चाचा ने, और ना ही उसकी फ्रेंड सुप्रिया ने। कोई आपको क्यों बताता? रश्मि ने तो अपनी माँ को खुद बताया था कि उसने हमारा इस्तेमाल हमारे पिता तक पहुंचने के लिए किया है। लेकिन किस लिए पहुंचना चाहती थी वो तुम्हारे पिता तक? क्या लेना देना था उसका उनके साथ? वही जो पारितोष मिश्रा के साथ लेना देना था। खुशहाल परिवार था हमारा, बीवी थी, बच्ची, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमसे ही गलती हो गई। परितोष, आज के बाद जी और हमसे मिलने की कोशिश भी मत करना, तुम समझे? गीता प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसे छोड़ के हमारी जिंदगी से दूर रहो परितोष। हमने डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया है, अब तो बस एलिमोनी देने के लिए तैयार रहना। अब तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे जिया बेटा, गीता गीता प्लीज हमारी बात सुनो। गीता सर, गीता, उस लड़की रश्मि के चक्कर में पड़ने का अंजाम हम आज तक भुगत रहे। क्या कुछ नहीं दिया हमने रश्मि को। जाहिर है आप दो जिंदगियां एक साथ जो जी रहे थे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हम दो जिंदगियां एक साथ जी रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि रश्मि के भी दो रूप थे। जब हम उसे पहली बार मिले थे, वो एक छोटी सी एजेंसी में एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट थी। उसके काम करने के जज्बे को देखकर हमने उन क्लाइंट्स को दिलवाने में उसकी मदद की जिनको हम अपने काम की वजह से जानते थे। हम उसके चुंगल में सिर्फ इसलिए नहीं फंसे क्योंकि हम उससे आकर्षित हुए, बल्कि उसने भी खुलकर अपने एहसास का इजहार किया। ये लो रश्मि, खास तुम्हारे लिए। अब तुम इससे जो चाहे खरीद सकते हो। पर पारितोष, तुम क्यों कर रहे हो ये सब हमारे लिए? कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं रख लेता हूँ। आई लव यू पारितोष। आई लव यू टू। हम एक दोहरी जिंदगी जी रहे थे और हमें बुरा भी लगता था कि हम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं। एक तरफ हम एक अच्छा पति और अच्छे पिता की भूमिका निभा रहे थे, और दूसरी तरफ एक प्रेमी, एक ऐसा व्यक्ति जो सपनों वाली जिंदगी जी रहा था। परिवार और एक जवान प्रेमी का एक ही वक्त में दोनों का आनंद ले रहा था। हम बहुत ही अजीब, बहुत ही स्वार्थी इंसान लग रहे होंगे आपको, सर यकीन मानिए हमारा, हम बहुत ही शर्मिंदा है हमारे किए। हमें इस बात का एहसास ही नहीं था कि रश्मि की वजह से हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हमने तो एक कोठी खरीदी थी उसकी, वो रमेश विहार वाली। हाँ, हम उसके लिए कभी पैसों की परवाह नहीं करते थे। ये घर हमारे लिए? सब कुछ तुम्हारे लिए रश्मि। ये घर तुम्हारे नाम होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, तो बस दस्तखत कर दो। रियली? हम उसके प्यार में इस तरह बहक गए थे कि समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम अपनी बीवी, अपनी बच्ची के साथ धोखा कर रहे थे। और उसी तरह रश्मि के दोहरे चेहरे को भी हम देख नहीं पाए। वो चेहरा जो ना कभी हमने पहले देखा था और ना ही जिसकी कभी कोई कल्पना कर सकता था। उसने आपको धोखा दिया? सिर्फ धोखा, बड़ा ही गंदा खेल खेला उसने हमारे साथ। रश्मि, हमने तुम्हें एक सिंपल सा सवाल पूछा है कि पूरा हफ्ता तुम कहाँ थे? हम तुम्हारी बीवी हैं, हमने तुमसे शादी की है। हम जानते तुम किसके साथ थी और कितने लोगों के साथ थी, हम उन सबको जानते हैं। और वो सब ये भी जानते हैं पारितोष कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो। और ये सब कुछ हमने तुम्हें इसलिए नहीं दिया कि तुम हमें धोखा दे सको। हम किसी की जागीर नहीं है पारितोष, और ना ही हमने तुमसे शादी का वादा किया है।
अभी यो भी गया यहाँ से, बंद हो। अच्छा, तो तुम हमारी जासूसी भी करने लगे? ये रश्मि हमारे घर में रह के हमारे साथ ही, निकलो यहाँ से, गेट आउट। शायद तुम भूल रहे हो पारितोष, ये घर हमारे नाम पर। तुम उसे हमारे नाम करोगी, वरना क्या एक्सपोज कर दोगे हमें? अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और मेरी जिंदगी से भी। गेट आउट फ्रॉम माय लाइफ। काम डाउन पारितोष, सिर्फ 2 करोड़ रुपए, उसके बाद हम तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आए, प्रॉमिस। अब मारो, हम मारो पारितोष, मारो ना। ये क्या कर रही हो तुम? 2 करोड़ पारितोष। देखो देखो वहां हमने कैमरा सेट किया है। क्या? जी हाँ, इस बेड पे जो कुछ तुमने हमारे साथ किया है वो सब रिकॉर्डेड है। रेप के केस में अंदर करवा देंगे हम तुम्हें। इस्तेमाल किया है तुमने हमारा पारितोष, शादी के नाम पे धोखा दिया है हमें। ये घर भी तुमने हमें बेवकूफ बनाने के लिए हमारे नाम पर किया है। ये वीडियो हम पुलिस और मीडिया को दे देंगे, फिर देखते हैं कौन किसको बर्बाद करता है। 2 करोड़ पारितोष, 2 करोड़, वरना हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। तुम्हें पता भी नहीं पारितोष कि जो हम चाहते हैं उसे पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, रश्मि सब कुछ रिकॉर्ड करती थी, सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था उसने। बहुत ही शातिर लड़की थी। तो आप कौन से संत हो? नहीं सर, हम संत नहीं, बहुत बड़े चंट हैं। लेकिन इस बात की उसे खबर नहीं थी कि हम क्या क्या कर सकते थे। इससे पहले कि वो ब्लैकमेल करके 2 करोड़ मुझसे मांगती, मैंने उसकी सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रखी। वो हमें मात दे इससे पहले हमने उसे मात दे। रश्मि, तुम हमें इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकती। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें ब्लैकमेल ना करें तो पारितोष 2 करोड़ दे दो। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। अगर कल तक 2 करोड़ नहीं दिए तो हम तुम्हारे खिलाफ रेप केस कर देंगे और मीडिया को फुटेज दे देंगे। ये सरासर ब्लैकमेल है रश्मि। ये तो तुमको करना ही पड़ेगा। तुम हमें 2 करोड़ दो और हम दोबारा तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आए। किस आधार पर आपने हमें गिरफ्तार किया सर? उस आदमी ने हमारा इस्तेमाल किया, शादी के नाम पर झूठा वादा करके फिजिकल रिलेशन बनाए, धोखा दिया हमें, और उस पारितोष के खिलाफ रेप केस दर्ज करने के बजाय आप हमें पूछताछ के लिए लेकर आए। तुम्हारे ब्लैकमेल के सारे कॉल रिकॉर्डिंग पारितोष के पास है। तुम्हें क्या लगा था अपने वीडियो की रिकॉर्डिंग के जरिए उसे फंसा दोगे, लेकिन उसे धमकाने और ब्लैकमेल के जुर्म में तुम गिरफ्तार हो। क्या बकवास है ये? गलत किया उसने हमारे साथ। हम पारितोष के खिलाफ रेप का केस फाइल करेंगे। सर कहाँ जा रहे हो? सर सुनिए तो, सर हम उसे कोर्ट का घसीट कर लेकर आएंगे, उसकी वीडियो वायरल कर देंगे, उसकी मदद करने और हमारे साथ जबरदस्ती करने के लिए हम आपके खिलाफ भी केस दर्ज करेंगे। रश्मि ने जो किया हमारे साथ, उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार, सब कुछ तबाह हो गया। 7 अक्टूबर की रात को आप कहाँ थे? घर पर थे, अकेले, शराब पी रहे थे, जो रोज पीते हम ऑफिस से आने के बाद। हमारी बात मानिए सर, वो बहुत ही शातिर थी और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उसको उसी की तरह किसी ने बड़े शातिर अंदाज में फंसाकर मार डाला होगा। बहुत ही चालाक समझती थी खुद को, ओवर कॉन्फिडेंट। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रश्मि से प्यार करते थे, लेकिन जब हमें पता चला वो हर चीज में हेराफेरी करती है, उसकी नजर में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं थी, तब हमने रिश्ता तोड़ दिया। ये हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुम्हारा ये दर्द था या गुस्सा जिसकी वजह से तुमने रश्मि का मर्डर कर दिया। रश्मि की हत्या से पहले उसके फोन की लास्ट लोकेशन वीआईपी एन्क्लेव थी। वीआईपी एन्क्लेव जहां पर तुम्हारा घर है और तुम्हारे पिता के राइवल दशरथ लाल का भी। जब हमें पता चला कि उसके संबंध हमारे पिता के साथ थे, हम उसे पूरी तरह चोट पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हमें कभी समझ में नहीं आया कि रश्मि अपनी जिंदगी के साथ चाहती क्या थी। पता नहीं हम उसके पीछे पड़कर अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे थे। रश्मि 3 महीने के लिए एक्सटॉर्शन के केस में जेल गई थी। इधर ऋषभ के साथ शादी करने वाली थी और उधर ऋषभ के फादर प्रद्युमन और प्रद्युमन के राइवल दशरथ लाल के साथ अलग ही गुल खिला रही थी। और उससे पहले परितोष मिश्रा के साथ। ऐसा कैसे कि उसकी माँ, भाई, चाचा को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था? क्या ये मुमकिन हो सकता है? कल्याणी, हमने विकास से बात कर ली है। हम लोग बहुत आराम से इसका हल ढूंढ लेंगे। अगर रश्मि ने मनोज और भरत के साथ में कोई धोखाधड़ी की है, वो भी हम संभाल लेंगे। तुम बेफिक्र रहो। क्या रश्मि पांडे की हत्या का मकसद उसका इस तरह लोगों से पैसे हथियाने को रोकना था, या किसी को रश्मि के काम करने के तौर तरीकों से जलन थी जो उनकी कामयाबी के रास्ते का कांटा बन रहे थे? रश्मि एक खतरनाक खेल खेल रही थी। आखिर वो कौन था जिसके रास्ते की रुकावट बन गई थी रश्मि? हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि रश्मि हमें परेशान कर रही थी और हमने ये बात कभी छुपाई भी नहीं। वीरेंद्र सर से कई बार हमने इस बारे में बात की। मैम, हम ये भी जानते हैं
कि रश्मि ब्लैकमेलिंग के केस में एक बार अंदर जा चुकी है और हमें इस बात पे पूरा भरोसा है कि रश्मि अपनी बॉडी का इस्तेमाल करती थी और क्लाइंट से इन्वेस्टमेंट लाती थी, सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स। लेकिन वो क्लाइंट्स रश्मि के लिए सिर्फ क्लाइंट्स नहीं थे, वो कुछ और भी थे। पायल, हमने तुम्हारे ऑफिस कलीग ध्रुव से बात की क्योंकि हमने ये कहा था कि रश्मि की लाश पानी के ऊपर आ गई वरना मिसिंग ही रह जाती। अगर आपको लगता है कि ऐसा कहने से हम रश्मि के मर्डर में इन्वॉल्व है या हमने उसका मर्डर करवाया है तो माफ कीजिए, हमने ये बात सिर्फ इसलिए की क्योंकि ये बात साफ है, जो भी रश्मि का हत्यारा था उसने बॉडी के साथ पत्थर इसलिए बांधा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लाश पानी के ऊपर आ जाए। तो फिर रश्मि का मर्डर किसने किया पायल? मैम, हमने आपसे पहले भी कहा था, हम मानते हैं हम रश्मि को पसंद नहीं करते थे, जलते थे उससे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इस हद तक गिर जाए कि उसका मर्डर ही करवा दें। लेकिन रश्मि मर्डर करने के बारे में सोच सकती थी, इसकी ऐसी हरकतों की वजह से उसका मर्डर हुआ होगा। कर्मा मैम, कर्मा। जावेद, कुछ हाथ लगा? एक बाबा है, अपने आप को काली बाबा बोलता है। उसके पास जाती थी क्या रश्मि पांडे? हाँ, मैंने ज्यादा पूछताछ की नहीं क्योंकि उसको भनक लग जाती तो वो भाग जाता। कहाँ मिलेगा ये काली बाबा गोविंद? स्टेशन के पास वाले मार्केट एरिया मैडम, वहीं बैठा है। एड्रेस भेज रहा हूँ, अभी भी वहीं मिलेगा ये बाबा। जो बात थी हम साफ साफ बता रहे हैं। हाँ, हमारे और रश्मि के बीच में शारीरिक संबंध है, जिसको रिकॉर्ड करके वो आपको ब्लैकमेल करने लगी। कौन सा ब्लैकमेल? ब्लैकमेल उसे किया जाता है जो कुछ देने से इनकार करता है इंस्पेक्टर। वैसे हमको पहले से पता था कि वो लड़की रिकॉर्डिंग करती है। तो आपको लॉकर के बारे में भी पता होगा? नहीं, हमको किसी लॉकर के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उस लड़की ने पारितोष मिश्रा के साथ जो किया वो भी हमको पता था। अब आप खुद सोचिए कि इतना सब जानने के बाद भी बिना बैकग्राउंड चेक किए हम उसके पास जाते। बैकग्राउंड चेक करने के बाद भी आपने उसको अपने साथ बेडरूम में वीडियो बनाने दिया? प्रद्युमन जी, चुपचाप आप रश्मि पांडे को पैसे देते रहे और बदले में आपने उससे वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग नहीं की। मांग इसलिए नहीं की क्योंकि हम जानते थे कि वो इसका हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगी। क्यों? उसने ऐसी गारंटी दी थी आपको? देखिए क्या है, उसे जो पैसे चाहिए होते थे हम उसे दे देते थे, इसलिए हम जानते थे कि वो बस वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखती थी, उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। देखिए, हम एक बात साफ साफ बता देते, हाँ, रश्मि को पैसा देने का सिलसिला ब्लैकमेलिंग के बाद ही शुरू हुआ था। जब आपको पता ही नहीं था कि वो वीडियो रिकॉर्ड करके? हाँ, पता नहीं था कि उसने रिकॉर्डिंग की थी। अच्छा, तो इस रिकॉर्डिंग के जरिए तुम हमें ब्लैकमेल करना चाहती हो? नहीं। तो रिकॉर्डिंग क्यों करी और किसके कहने पर करी? खुद की मर्जी से। इरादा क्या है तुम्हारा? जो कुछ हमें चाहिए उसको पाना चाहते हैं दशरथ जी। क्या पाना चाहती हो? क्या प्रद्युमन ने इस लड़की के साथ मिलकर हमारे खिलाफ चाल चली है? हमें एक दिन भी नहीं लगा ये पता करने में कि प्रद्युमन ही है जो रश्मि को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और वो आप दोनों के लिए सरदर्द बन गई, राइट? बेवकूफ है हमारा बेटा। उस लड़की के बारे में कुछ जाने बगैर उसने उसे डायमंड रिंग दे दी, पर हमें रश्मि के बारे में पता करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा। वो किस तरह की लड़की है, उसका पास क्या है। हम उसके पास सिर्फ इसलिए गए थे ताकि जान सके कि उसका इरादा क्या है। और उसने बस ऐसे ही आपकी वीडियो बना ली। तुम मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हो? जाहिर उसे शादी तो करना चाहती नहीं। तो और क्या हो सकता है सर? क्या ऋषभ को पता है कि तुम एक्सटॉर्शन के केस में कई महीने जेल में बिता चुके हो? अभी बात तुम ऋषभ को बताओगी या हमें बताना पड़ेगा? तो आप यही चाहते हैं ना कि हम आपके बेटे को छोड़ दें? स्मार्ट हो रश्मि, और जल्दी समझ। बिल्कुल सही कहा आपने। ऋषभ हमसे प्यार करता है, लेकिन हम ऋषभ से शादी करना चाहते हैं। यहाँ बिल्कुल गलत है। हम उसके पास सिर्फ अपने बेटे को छुटकारा दिलाने गए थे, लेकिन हुआ ये कि आप उसके जाल में फंस गए। उसने आपकी वीडियो बना ली और आपको ब्लैकमेल करने लगी। दशरथ जी को लगा कि हमारी आपसी रंजिश के चलते इनका वीडियो हमने बनवाया है, लेकिन रश्मि तो हमसे भी पैसे लिया करती थी। ऐसे वीडियोस बनाकर पैसे लेती थी, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पैसे तो हम उसको वैसे भी देते थे और अच्छे खासे देते थे। भाई देखिए, हम भी उसके पास सिर्फ आनंद के लिए ही जाते थे और जो कुछ वो मांगती थी वो दे दिया करते। और जैसे उसने वादा किया था, उसने खुद ही हमारे बेटे के साथ ब्रेकअप भी कर लिया। वो आप दोनों के वीडियोस
बस ऐसे बना रही थी? अब उसने क्यों बनाया, क्या करने वाली थी, ये तो उसने नहीं बताया। हमारे ख्याल से ये उसका बैकअप प्लान था। देखिए, उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का शौक था। महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, बहुत सारे पैसे, ज्वेलरी, उसे अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता था। उसे लगा होगा कि अगर हमने पैसे देने बंद कर दिए तब क्या होगा, तब ये वीडियोस ब्लैकमेल करने के काम आएंगे। बिल्कुल यही बात है और एकदम साफ। देखिए, वो खूबसूरत तो थी ही, लेकिन इसके अलावा एक खासियत और थी उसमें, वो अपनी ओर लोगों को आकर्षित करना बहुत अच्छे से जानती थी। आप लोगों के बयान में बहुत तालमेल नहीं है। ऐसा इसलिए लग रहा है कि आप लोगों को रश्मि के मर्डर का शक हम पर है, लेकिन हम दोनों के पास उसके मर्डर की कोई वजह ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू। इंस्पेक्टर, एक और बात बता दूं आपको, इससे पहले कि आप खुद पता लगाएं या गुस्से में आकर हमारा बेटा आपको ये पता है। 7 अक्टूबर को हम रश्मि के घर गए। कब? रात में। हम अक्सर उसके पास रात ही में जाया करते थे। तुमने मनोज पाठक को धोखा क्यों दिया? बस ऐसे। क्या इरादा क्या है तुम्हारा रश्मि? क्या मिलता है? आपको क्या मिलता है यहाँ आकर? हम तो यहाँ मजे के लिए आते हैं, लेकिन तुम्हें कौन सा मजा मिलता है लोगों को इस तरह धोखा देकर, वो भी तब जबकि तुम्हें इतना कुछ मिल रहा है हमसे, दशरथ लाल से और भगवान जाने और कितने लोगों से। इतने पावरफुल होने के बाद भी पावरफुल बनने की चाहत से आपको क्या मिलता है? यही राजनीति है। यहाँ एक बार जो सत्ता का स्वाद चख लेता है, उसकी सत्ता की भूख और बढ़ जाती है। हम भी अपने आप को ऐसे ही पावरफुल समझते हैं। अब खुद को ही देखिए, आप कहते तो हैं हम मजे के लिए आते, लेकिन यहाँ आना बंद नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है रश्मि, हम तुम्हारे वीडियो के डर से यहाँ आते हैं? अब ये तो नहीं पता, लेकिन आते तो हैं यहाँ। रश्मि, तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम जैसे लोगों से मैं डर नहीं लगता। तुम हमारे लिए बहुत छोटी सी तितली, लेकिन तुमने मनोज पाठक जैसे लोगों को चीट करना बंद नहीं किया। तुम बुरी तरह मात खाओगे, सब करना छोड़ दो। तुम अपने लिए गड्ढा खोद रही हो, और तकरीबन रात 8 बजे हम उसके घर से निकल गए। उस रात की रश्मि की सारी मूवमेंट की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। रात को 8:30 बजे तक रश्मि अपने घर पर ही थी, और 9:05 पर उसके फोन की लोकेशन थी VIP इनक्लेव, और 9:15 पर उसका फोन VIP इनक्लेव में स्विच ऑफ हो गया। लेकिन उसको हमने कभी अपने घर बुलाया ही नहीं। ना ही कभी हमने अपने घर बुलाया। आप तो हमारे बेटे के बारे में जानते ही। उस रात रश्मि को किसी ने फोन नहीं किया, और न ही रश्मि ने किसी को किया, पर उस रात रश्मि घर से बाहर निकली थी। और प्रद्युमन जी, आप अब बता रहे हैं कि उस रात आप रश्मि से मिले थे? ये सच है, इसलिए बता दें। प्रद्युमन जी, आप उस लड़की से मिलने गए थे, ये बात आप खुद बताकर अपनी जान छुड़ा रहे हैं। देखिए क्या है, ऋषभ हम पे नजर रख रहा था, उसने हमें देखा था वहां, तो फिर इस बात को छुपाने का कोई मतलब ही नहीं था। प्रद्युमन जी, आपका बेटा उस लड़की के इश्क में था, उसकी आपसे नाराजगी की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके वहां से निकल जाने के बाद रश्मि को लेकर निकला और जानबूझकर हमारे घरों की लोकेशन की तरफ गया ताकि हम दोनों को फंसा सके? हो सकता है सर। हमारे पापा तुम्हारे घर क्या कर रहे हैं? तो रश्मि की लास्ट फोन लोकेशन VIP इनक्लेव में दिखा के या तो कोई प्रद्युमन और दशरथ इन दोनों पॉलिटिशियंस को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये दोनों को स्टोरी बना रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि ऋषभ रश्मि से अपना बदला और अपने पिता पर गुस्सा दोनों एक साथ निकाल रहा हूं। I mean, एक तीर से दो निशाने। और मुझे लग रहा है कि हमें रश्मि के परिवार वालों से एक बार पूछताछ करनी चाहिए। उसके साथ लखनऊ में इतना कुछ हो गया और उन लोगों को कुछ पता ही नहीं। जी, हमें ही लोग काली बाबा के नाम से जानते हैं। ये रश्मि पांडे आपकी भक्त थी? जी, बहुत ही समर्पित भक्त। रश्मि के जीने का तरीका, उसके पैसे कमाने की चाहत, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से,
ये सब जाके हमें अब पता चल रहा है। आप लोगों ने तो हमें कुछ नहीं बताया, और हमें अब जाके पता चल रहा है कि वो किसी बाबा के पास भी जाती थी और उस बाबा ने हमें बताया कि वो वशीकरण सीखना चाहती थी, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पावर हासिल करना चाहती थी। कल्याणी जी आपने, और विकास तुम, आप दोनों हमेशा यही कहते रहे कि आप लोगों को कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रही थी, क्या चाहती थी। रश्मि कहाँ हमसे कभी कुछ ठीक से बताती। आप दोनों में से उससे किसी ने नहीं पूछा ये पैसा, ये गाड़ी उसके पास कहाँ से आ रहा है, क्या कर रही है वो? रश्मि दीदी पूछने पे भी कहाँ जवाब देती थी। तुम्हारे किराने की दुकान सही चल रही है ना? हाँ। तो उस पे ध्यान दो। गाड़ी कहाँ से आई है जानकर तू क्या करेगा? रश्मि बेटा वो माँ, अरे आपको पैसे चाहिए होते तो मांग लो, लेकिन कहाँ से आई कैसे आई ये जानकर क्या करोगी? अरे काम करते हैं हम। और चाचा जी कुछ बोले तो उनको कहना पहले अपना घर संभालें। अभी चाचा जी ने पूछा क्या तुमसे? तू ना चाचा जी का राग अपना बंद कर। तुझे दुकान चाचा जी ने दिलाई है हमने? आती थी यहाँ कई बार, लेकिन जब भी कुछ पूछो कभी कोई जवाब ही नहीं देती थी। जो आप कह रहे हैं उन सारी चीजों का हमें अभी पता चल रहा है। हाँ, जब से वो यहाँ से गई है उसके रहन सहन में बदलाव आया था, वो तो हम देख रहे थे। हमें बहुत डर भी लग रहा था, मन में काफी सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन सवाल का जवाब ना मिले तो क्या करें हम? रश्मि दीदी के जेल जाने के बाद हमने और माँ ने दोनों ने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर उन्हें जेल से छुड़वाया था। ये रश्मि के जेल जाने वाली बात है, ये भी आप लोगों ने हमें नहीं बताई? वो बात इसलिए छिपाई क्योंकि वो हम सबके लिए शर्म की बात थी। जब रश्मि यहाँ हमारे साथ रहती थी, जब उसके पापा इस दुनिया में थे, तब सब कुछ ठीक था। जैसे वो शहर गई बहुत बदल गई। उन्हें इतना गुरूर क्यों था और वो इतने पैसे और पावर का क्या करना चाहती थी ये हमें नहीं पता साहब। रश्मि पांडे ने जिस बाबा की मदद ली थी उस बाबा से पुलिस द्वारा की गई पूछताछ से कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आने वाले थे। हर वो चीज जो रश्मि हासिल करना चाहती थी वो रश्मि की तरह ही रहस्यमयी होती जा रही थी। ये भी एक रहस्य था कि उसकी हत्या कैसे हुई और किसने की उसकी हत्या। रश्मि को वो पावर्स किस लिए चाहिए थे? लोगों को अपने वश में करने के लिए। किन लोगों को वो अपने वश में करना चाहती थी? वो पॉलिटिशियन दशरथ लाल या प्रद्युमन चौधरी। रश्मि क्या चाहती थी इन दोनों से? पॉलिटिकल पावर? हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। ओ काली बाबा, इस लड़की का मर्डर हुआ है और हमें पता चला है कि ये काला जादू करती थी, और अभी आपने बताया कि वशीकरण सीखना चाहती थी, तो सीधे सीधे बताइए ना, वशीकरण किस लिए सीखना चाहती थी? चाहती क्या थी ये लड़की? किसको वश में करना चाहती थी? अरे हम थोड़ी पूछते हैं हर किसी से कि तुम किस पे हावी होना चाहते हो। वो आई थी सीखने के लिए कि दूसरों को अपने वश में कैसे किया जाता है। वो कई महीनों तक इस विद्या को सीखने के लिए आई और हमने उसे सिखाया भी। वो बताती थी कि हमने उसे जैसा ध्यान करने सिखाया था वो नियमित रूप से वैसा ही ध्यान करती थी। जिस तांबे के सिक्के के बारे में आप बात कर रहे थे वो सिक्का आपको रश्मि के पास मिला? यही है वो सिक्का? ये यही है, हमने ही दिया था उसे, और ये विद्या सिखाने की हमने गुरु दक्षिणा भी ली थी। कितने पैसे लिए थे? 3 लाख। तो लोगों को अपने वश में करने के लिए, वशीकरण के इस ढोंग को सीखने के लिए रश्मि ने आपको 3 लाख रुपए दिए। इसे ढोंग मत कहिए, आपकी नजर में ढोंग होगा पर शक्तियां होती है। अब आप खुद ही देख लीजिए, रश्मि के कत्ल की आप छानबीन कर रहे हैं लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे आप। आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों द्वारा आपको गोल गोल घुमा रहा है? ओ बाबा बस। और ये मेंढक भी इसी नौटंकी का सामान था। आप गलत कह रहे हैं। बाबा मैं जितना पूछ रहा हूं ना, सिर्फ उतना जवाब दो। ये मेरा नहीं है, ये चाइनीज माल है। चाइनीज बाबा? चाइनीज बाबा नहीं, चाइनीज माल। तो मेंढक आया कहां से उसके पास? हमें क्या पता, उसने हमसे ही थोड़ी संपर्क किया होगा, और भी बाबाओं से संपर्क किया होगा। उसे किसी भी परिस्थिति में वशीकरण सीखना था। पर सीखनी किस लिए थी? हमें नहीं पता साहब। हमने उसे वशीकरण की कुछ विद्या सिखाई थी। वो किस पे उसका प्रयोग करना चाहती थी, वो किसे अपने वश में करना चाहती थी, वो किस पे हावी होना चाहती थी, हमें नहीं पता। सुप्रिया, तुम रश्मि की इकलौती दोस्त थी जो हमेशा उसके साथ थी। अब ये तुम बिल्कुल मत कहना कि तुम्हें इस बात का नहीं पता कि रश्मि किसके साथ क्या गुल खिला रही थी जिसने उसका मर्डर कर दिया। 3 साल पहले का परितोष मिश्रा या रश्मि का एक्स बॉयफ्रेंड ऋषभ चौधरी, या ऋषभ चौधरी का फादर प्रद्युमन चौधरी या दशरथ लाल, या रश्मि की ऑफिस कलीग पायल त्यागी, किसने मर्डर किया है? किसने? इनमें से कौन है सुप्रिया जिसने मारा रश्मि को और उसके बाद उसकी लाश को संपत नहर में ले जाकर फेंक दिया? हमें नहीं पता सर, रश्मि ने हमें कभी नहीं बताया कि वो किसके साथ जाती थी। ऋषभ के अलावा कोई और भी है जिसके साथ वो जा सकती थी? देखो सुप्रिया, तुम पहले दिन से हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही। तुमने पहले भी हमें ऋषभ के बारे में नहीं बताया।
किसका डर है तुम्हें? बोलो। क्या ऋषभ अपने फादर को फंसाने के लिए ऐसा कर सकता है? क्योंकि रश्मि के फोन की लास्ट लोकेशन वीआईपी इनक्लेव है, वीआईपी इनक्लेव, जहाँ ऋषभ का घर है। सर ऋषभ रश्मि का मर्डर नहीं कर सकता, इतना तो मैं जानती हूँ। सर वो उससे बहुत प्यार करता था। हाँ वो रश्मि से दुखी था क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था, लेकिन सर वो इस बात से भी दुखी था कि उसके पापा ने। सर ऋषभ रश्मि का मर्डर नहीं कर सकता। तो फिर किसने मारा है रश्मि को? सर, रश्मि के माँ, भाई और चाचा सबसे बात की, सबके बीच में लगता सांठ-गांठ हो रखी, सब एक ही राग अलाप रहे, किसी को रश्मि के बारे में कुछ नहीं पता। सुप्रिया, रश्मि अपने परिवार वालों का जिक्र करती थी तुमसे? हाँ सर, कभी कभी जिक्र करती थी जब वो बालापुर जाती थी अपने माँ और भाई से मिलने। और अपने चाचा के बारे में? नहीं, चाचा के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। पायल त्यागी, ऋषभ चौधरी, परितोष मिश्रा और दशरथ लाल, इन चारों में से किसी के भी फोन की लोकेशन रश्मि के घर के आसपास या फिर संपत नहर का नहीं दिखा रहा है। प्रद्युमन चौधरी? प्रद्युमन चौधरी के फोन की लोकेशन तो रश्मि के घर का ही दिखा रहा है, पर उसने तो खुद ही बोला था कि उस रात वो रश्मि के घर पे ही था। कहीं इस प्रद्युमन ने तो रश्मि को नहीं मारा और हमें घुमा रहा है। तो कैमरा रिकॉर्डर घर से गायब है, इसके पीछे प्रद्युमन चौधरी ही लग रहा है। पहले उसने रश्मि को मारा होगा, फिर गाड़ी में ले जाके संपत नहर में फेंक दिया होगा और किसी और से अपना फोन वापस घर भेज दिया। प्रद्युमन चौधरी का पर्सनल गार्ड है अफजल शेख, उसको उठा के पूछें। मारा उसी ने है जिसे पता था कि रश्मि के बेडरूम में कैमरा लगा है, और वो ये भी जानता था कि रश्मि ब्लैकमेल करने के लिए रिकॉर्डिंग करती है। ये पक्की बात है कि रश्मि का मर्डर उसके घर पर ही हुआ, वो भी उसके बेडरूम में, इसलिए उसने कैमरा रिकॉर्डर निकाल लिया क्योंकि उसमें मर्डर की घटना रिकॉर्ड हो गई। तो रश्मि का पहला शिकार परितोष मिश्रा, जिसने उसे घर खरीद के दिया था, उसे पता था कि बेडरूम में कैमरा लगा हुआ। देखो माँ हमने कैमरा सेट किया है। प्रद्युमन चौधरी और दशरथ लाल को भी पता था कि रश्मि के बेडरूम में कैमरास लगे हुए, और उन्हें यह भी पता था कि रश्मि उनकी रिकॉर्डिंग रखती थी। और सर रश्मि का एक्स बॉयफ्रेंड ऋषभ, उसे भी पता था कि रश्मि उसके पिता के साथ क्या कर रही थी। इससे यह पता चल रहा है कि अगर इनमें से किसी ने किया होता तो वो डीवीआर के साथ साथ कैमरास भी निकाल के ले जाते। वो हमारे लिए कोई ऐसा सुराग, डिवाइस या लॉकर नहीं छोड़ता जिसमें हमें पेन ड्राइव जैसा सबूत मिलता, क्योंकि ये सब जानते थे कि रश्मि रिकॉर्डिंग करती थी और इस रिकॉर्डिंग की वजह से वो इन लोगों को ब्लैकमेल भी कर रही थी। तो वो रश्मि की ऑफिस कलीग पायल त्यागी, पायल रश्मि से नफरत करती थी, तो फिर रश्मि पायल को अपने घर के अंदर क्यों आने देगी? और सर रश्मि को मार के सुप्रिया को क्या मिलेगा? बिल्कुल ठीक, तो रश्मि के बनने से किसको फायदा होगा? ये कोई ना कोई रश्मि के परिवार वाला ही है, और अब तक हम दूर के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। केस की जिस तरफ पड़ताल कर रही टीम का ध्यान नहीं गया था, अब वहीं से एक बहुत अहम सुराग मिला था, और इस जानकारी से रश्मि पांडे की हत्या के राज का पर्दाफाश हो गया था। हाँ गोविंद, बालापुर से कोई खबर? सब डायरेक्ट नहीं पूछा, लेकिन रश्मि के भाई विकास का किराना स्टोर है, इसमें उसका पार्टनर है सोनू कश्यप, उससे बात किया मैंने। सोनू ने हमें बहुत जरूरी खबर दी है जो विकास ने हमें कभी नहीं बताया। क्या इन्फॉर्मेशन है? भोलाराम पांडे, विकास और रश्मि का चाचा, वो दोषी हो सकता है। हमें यहाँ इस तरह से लेकर क्यों आए हैं? बैठो भोलाराम, बैठो। नहीं, पहले आप बताइए कि बात क्या है। आपके लोग ऐसे ही आए और उठाकर यहाँ ले आए? भोलाराम, आपने विकास से कहा था कि आप रश्मि के पैसे और उसकी लखनऊ वाली कोठी का अच्छा सौदा करवा कर सब कुछ सेटल कर दो। बड़े आराम से वहां विकास को अपना लपेटे में ले रहे थे तुम। लपेटे में? क्या कह रहे हैं आप? वो मेरा भतीजा है, थोड़ा भोला है, इसीलिए मैंने कहा था। भोला है तो फिर आपके नीचे दबा हुआ है। विकास, जब तेरे चाचा ने तुझसे ये सब कहा तो तूने आके हमें क्यों नहीं बताया? मैम जी, हमें नहीं लगता कि चाचा जी कुछ गलत कर सकते हैं। तेरे दोस्त सोनू कश्यप ने हमसे साफ कहा कि तू ना समझे, तेरे चाचा सब हड़प लेंगे, रश्मि के रहते हुए ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने रश्मि को रास्ते से हटा। नहीं, चाचा जी ऐसा नहीं कर सकते। और अगर किया है विकास, और ये बात तुझे पता है, तो तू अपनी बहन के हत्यारे को बचा रहा है। विकास, ये बात जानता है ना तू? क्या ये रश्मि की मनमर्जी थी जिसने आपको ये काम करने के लिए उकसाया? क्या फिर अपने बेटे दीपेश के थप्पड़ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए और मरवा दिया रश्मि? दीपेश को थप्पड़? हाँ, थप्पड़। विकास ने हमें बताया कि रश्मि ने दीपेश को थप्पड़ मारा था, और इस बात का गुस्सा आपको भी था और दीपेश को भी। हमारी माँ कुछ भी बोले वो अलग बात है चाचा जी, लेकिन आप किस हफ्ते हमारे घर के मामलों में दखल दे रहे हैं? रश्मि, अपने चाचा जी से ऐसी बातें मत करो। सब तुम्हारा ही किया धरा है कल्याणी। आज हमारे भाई सब जिंदा होते तो इसकी हिम्मत नहीं होती ऐसी बात करने की। और इन्हीं हरकतों की वजह से हमें उल्टा सुल्टा सुनना पड़ता है। क्या बातें सुननी पड़ती हैं दीपेश? सुनो रश्मि, अब तुम यही गांव में रहोगी, कोई जरूरत नहीं है लखनऊ जाकर कोई काम करने की। लक्षण तो देखो, कैसे कैसे कपड़े। तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए ना चाचा जी।
हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए हमें आपकी परमिशन नहीं चाहिए। ऐसे कपड़े पहनती हो, गांव के लोग तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाते हैं, जानती हो तुम? जब कोई हमारे बारे में ऐसी बातें कहे ना तो ऐसा थप्पड़ मारना चाहिए दीपेश, ना कि चुपचाप सुनना चाहिए। अब तुम और चाचा जी निकलो यहाँ से, क्या करना है वो हम खुद देख लेंगे। ये आंखें ना किसी और को दिखाना दीपेश, मुझे नहीं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? 3 साल पहले जो तू मैं हुई थी उसके बदले अब हमें जाकर ये सब। दीपेश, तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ सब कुछ। अपना फोन गांव में छोड़कर लखनऊ गया था ना तू 7 अक्टूबर को? अकेले गया था या फिर किसी के साथ गया था? साहब, हमें चीड़ थी रश्मि दीदी से, तो हम उसको मिलने क्यों जाएंगे? तो वो भी 3 साल बाद एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए। थप्पड़ की ठेस दीपेश को ही नहीं, हमें भी लगी थी, विकास को भी लगी, कल्याणी को भी लगी, हम सबको लगी थी। हम सब रश्मि के व्यवहार से और उसके पहनावे से परेशान थे। तो सबने साथ में मिलकर मारा रश्मि को। आपका बेटा दीपेश, रश्मि की मां कल्याणी और रश्मि का भाई विकास। अरे साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हमें तो ये भी नहीं पता था कि रश्मि दीदी लखनऊ में कहाँ रहती है। ना खुद उसके भाई विकास को या उसकी माँ को पता था, तो हम कैसे मारते उसको? आप असली कातिल को तो पकड़ नहीं पा रहे, इसलिए मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। आपने उसके साथ ऐसा किया था, ये किसने बताया आपको? विकास ने? नहीं, वो बता ही नहीं सकता। पुलिस को मिली एक छोटी सी सूचना के आधार पर रश्मि पांडे के सभी करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान पता चला कि रश्मि की हत्या में उसके चाचा भोलाराम पांडे और उसके बेटे दीपेश पांडे का हाथ हो सकता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। पर पुलिस की टीम के रश्मि के गांव बालापुर जाने से इस केस में एक नया मोड़ आ गया था। इसने दोषी को बेनकाब कर दिया था और ये इस केस की जांच कर रही टीम को बेहद हैरान कर देने वाला था। सर, कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन के हिसाब से इनमें से हम किसी पे भी हाथ नहीं डाल सकते। सबने अपने फोन गांव में छोड़कर क्या लखनऊ में आके कांड कर दिया? तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट संपत नहर की तरफ जा रहा है, सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज स्कैन कर रहे हैं। रश्मि की लाश को नहर तक ले जाकर फेंकने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल तो हुआ होगा, शायद फुटेज में दिख जाए। हाँ महादेव, अब तो आपके डिपार्टमेंट से किसी बड़े खुलासे के होने का इंतजार है हमें। इब्राहिम, भोलाराम और उसका बेटा दीपेश और रश्मि का भाई विकास, इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ये आदमी जिसने इस केस में भोलाराम को संदिग्ध बताया, ये कौन है? उसका नाम सोनू कश्यप है। विकास के किराने की दुकान में उसका पार्टनर है वो। एक बार उसे ट्रैक करो, शायद कुछ मिल जाए। हाँ, ये दिखा है इस फुटेज में। 7 अक्टूबर की रात को एक रोड पर जहाँ सीसीटीवी लगा, एक टैक्सी में है, खुद चला रहा है, लेकिन ये संपत नहर वाली रोड नहीं बल्कि लखनऊ की एक रोड। ये तो सोनू ही है और उसने हमें बताया था कि भोलाराम ही दोषी है। नहीं सर, मैंने क्रॉस चेक किया। 7 अक्टूबर की रात को सोनू के फोन की लोकेशन उसके गांव बालापुर की ही है। मतलब ये सोनू हमें घुमा रहा है। ये क्या गेम खेल रहा है तू सोनू? लखनऊ में 7 अक्टूबर को तो दिखा है तू, और तू सब कुछ भोलाराम पांडे और उसके बेटे दीपेश पे डाल रहा। देख बेटा, जब पड़ेगी ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तू। तेरी शक्ल बता रही है कि एक ही थप्पड़ काफी होगा तेरे लिए। अभी रुक, अभी नहीं, थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। दीदी से मिलने कोई गया है। विकास, तो यहाँ? वो कुछ काम था दीदी। कैसा काम? वो कुछ पैसे चाहिए थे। इसको क्यों लेके आए हैं यहाँ? दीदी, हम इसके साथ ही आए हैं, इसकी गाड़ी में। एक बात बता, आज जब दोपहर में हम बालापुर आए थे तो माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि उन्हें पैसे चाहिए। दीदी, वो हमको चाहिए दुकान के लिए। तुमसे अगर दुकान संभाली नहीं जाती तो उसको बंद करके घर में बैठ जाना, कदे नुकसान कम ही होगा। सुन, 5000 नहीं दे सकती। ये ले, 2000 रख ले।
इतना ही बहुत है। तू जो चाहे वो करेगी, बिना बताए घर बेचेगी, दूसरों को ठग के पैसे लूटेगी, और हमें 5,000 रुपए चाहिए तो सिर्फ 2,000 रुपए देगी। पैसे रखने तो रख, वरना निकल यहाँ से। वैसे तेरी औकात इतने की भी नहीं, फिर भी दे रहे हैं ना। चल निकलते हैं यहाँ से। तू वो कैमरा रिकॉर्डर निकाले, जल्दी देख यहीं कहीं होगा। वो लोगों को ब्लैकमेल करके ठगने के लिए लगा के रखते हैं। हमें पता था कि लखनऊ के रास्ते पर सीसीटीवी हो सकते हैं, इसीलिए विकास पीछे वाली सीट पर छुप गया। हम जानते थे कि सिर्फ हमें देखकर किसी को शक नहीं होगा कि इस हत्या में कौन कौन शामिल था। भोलाराम भी शामिल था इस साजिश में? था या नहीं? नहीं, विकास ही अपनी बहन को मारना चाहता था। रश्मि पांडे के छोटे भाई विकास पांडे का नाम इस हत्याकांड में सामने आया था, लेकिन और भी चौंका देने वाली सच्चाई सामने आने वाली थी। हाँ, हमें पता था कि विकास ने ही रश्मि की हत्या की थी। उसने हमें उसी रात बता दिया था जिस रात रश्मि की हत्या करने के बाद उसकी लाश को वो नहर में फेंक के आया था। तुमने ठीक किया बेटा, वो उसी लायक थी। हमारे बेटे ने जिसकी हत्या की वो रश्मि अब वो थी ही नहीं जिसे हमने जन्म दिया था, पाल पोस के बड़ा किया था। बहुत झेल चुके थे उसको, बहुत बातें सुन चुके थे उसकी। माना कि वो गलत थी, पर क्या तब भी उसकी हत्या करना सही था? आपके लिए कहना आसान होगा साहब, लेकिन उसने जो किया, उसकी हरकतों को भुगतना हमारे लिए आसान नहीं था। चाचा जी और मुझे गाँव वालों के ताने सुनने पड़ते थे कि तुम्हारी दीदी ऐसी है, उसने ये किया। पर क्या कभी उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया था? हाँ, नुकसान किया। वैसे उसको हमारी कुछ नहीं पड़ी थी, लेकिन जब खुद को जरूरत पड़ती थी तो हमें याद आते थे, और जब भी वो घर आती सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। चाचा जी, मैं, दीपेश, सबको बहुत खरी खोटी सुनाती थी। खुद तो सारे गलत काम करती थी, लेकिन हमें नाकारा, ढक्कन ये सब बुलाती थी। बोलती थी हम किसी काम के ही नहीं है, जो मुंह में आता था वो सब कुछ हमें बोल देती थी। सारी हदें पार कर चुकी थी, और हमने उसे उसके किए की ही सजा दी। तुम कौन होते हो किसी को सजा देने वाले? तुम सिर्फ एक हत्यारे हो जिसने रश्मि की हत्या की है, और तुम्हारे साथ वो तुम्हारा पार्टनर सोनू और तुम्हारी माँ भी हत्यारे ही हैं। हाँ, हम हैं गुनहगार। रश्मि की हरकतों की सजा हम हर दिन भुगत रहे थे। कम से कम उसकी मनमानियों से छुटकारा तो मिल गया, और हमें जिस चीज से आजादी चाहिए थी वो हमें मिल गई। रश्मि पांडे का भाई विकास पांडे, उसके पार्टनर सोनू कश्यप और रश्मि की मां कल्याणी पांडे को इस हत्या के लिए हिरासत में ले लिया गया। इस पूरी कहानी में किसके साथ धोखा हुआ? कोई इंसान कुछ भी पाने के लिए लोगों को धोखा दे सकता है। अपने स्वार्थ और कुछ भी पाने की जिद में वो अपने किसी भी गलत कदम को सही ठहरा सकता है, लेकिन ऐसा करके कोई इंसान कहां तक पहुंच सकता है? रश्मि की हत्या को उसके बुरे कर्मों की सजा बताकर इस अपराध को उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह अपराध ही है। झूठ और फरेब इंसान को एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाता है, जहां वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दूसरों के साथ वो कितना गलत करता है इस बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लालच और स्वार्थ इंसान के देखने और समझने की क्षमता को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता, और ये उसके लिए घातक साबित होता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में रात 10:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।